मैं हूं नेहा पंत। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को आज अपना कोरोना टेस्ट कराना होगा। दरअसल सत्येंद्र जैन को अभी तेज बुखार है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही है और इसके बाद उन्हें देर रात अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हैं, उन्हें तेज बुखार है, सांस लेने में तकलीफ है और कहीं ना कहीं इसके बाद इस बात की आशंका बढ़ गई है कि इस खराब तबीयत के चलते अब उनका कोरोना टेस्ट होना जरूरी है और आज ये कोरोना टेस्ट होगा। हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता विक्रांत जुड़ गए हैं। विक्रांत, कब होगा दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कोरोना टेस्ट, कोई जानकारी मिल रही है? जो हमें अभी उनके करीबी लोगों से जानकारी मिली है कि आज ही उनका कोरोना टेस्ट होगा। अब से कुछ देर बाद उनका सैंपल लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके के उन्हें सिम्टम बताए जा रहे हैं और जिस तरीके से उनके साथ हुआ है उसे देखते हुए डॉक्टर्स का यह मानना है कि कोरोना टेस्ट होना लाजमी है, क्योंकि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और उनका ऑक्सीजन लेवल कम हुआ था। इसके अलावा उन्हें तेज बुखार भी था और जिसके बाद उन्हें रात को ही दिल्ली के राजीव गांधी के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और वहां पर डॉक्टर उनकी बाकी जांच कर रहे हैं। तो आज उनका कोरोना टेस्ट भी किया जाएगा और ये इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सत्येंद्र जैन काफी सक्रिय दिल्ली में कोरोना के मामले में रहे थे और जिस तरीके से लगातार वो बैठकों में भी शामिल हो रहे थे, इन सब चीजों को लेकर के एक चिंता जरूर बढ़ जाती है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि अभी उनकी क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हुआ था, जिस कारण से उन्हें ऑक्सीजन दी गई थी और उनका बुखार भी लगातार बना हुआ है, जिस कारण से कोरोना का टेस्ट। क्योंकि अहम बैठकों की बात की तो कल ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन उस बेहद अहम बैठक का हिस्सा थे जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। देखिए, बिल्कुल अमित शाह, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ सत्येंद्र जैन भी उस बैठक में गए थे और गृह मंत्री, हालांकि उसमें पूरा सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन किया जाता है, पूरी दूरी से लोग एक दूसरे के बैठते हैं, लेकिन उस बैठक में वो गए थे, ये फैक्ट है। और इसी कारण से थोड़ी सी चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि लगातार उसके अलावा भी कई बैठकों में सत्येंद्र जैन ने हिस्सा लिया और लगातार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते लोगों से मिलना जुलना, अस्पतालों में जाना उनका लगातार बना हुआ था, जिस कारण से ये सब चीजें पता करवाई जा रही हैं कि कहां उनसे पिछले दिनों में बड़ी मुलाकातें हुई हैं। विक्रांत, आप हमें जानकारी दे रहे हैं कि आज ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कोरोना टेस्ट भी होगा। शुक्रिया विक्रांत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच देश भर में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 3,43,000 से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,667 नए मरीज सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 380 लोगों की मौत हुई है। देश भर में अब तक 9,900 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच देश के कई इलाकों में मानसून की दस्तक के बाद बारिश शुरू हो गई है। गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाकों में तो मूसलाधार बारिश ने अभी से लोगों की मुश्किलें बढ़ानी शुरू कर दी हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बारिश और नदियों की वजह से जिस तरह का उफान आया है उसके चलते 7 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। गुजरात के अमरेली में मंदिर के पास तक पानी पहुंच गया है, जबकि अमरेली शहर की सड़कें लबालब पानी से भरी हैं। ओडिशा के केंद्रापड़ा में उठे बवंडर की तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई हैं। उधर महाराष्ट्र के जलगांव में एक अस्पताल में बारिश का पानी भर गया। बिहार की राजधानी पटना में भी मानसून की बारिश शुरू हो गई है। गुजरात के गिर सोमनाथ में भारी बारिश की वजह से नदियों में उफान आ गया है, जबकि मध्य प्रदेश के सिवनी में बारिश में खुले में रखा सैकड़ों क्विंटल अनाज बर्बाद हो गया है। महाराष्ट्र के नासिक में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। नांदूर मध्यमेश्वर बांध से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। नांदूर मध्यमेश्वर बांध का पानी औरंगाबाद के जायकवाड़ी बांध तक जाता है। बांध के लबालब भरने से बिजली और पानी की सप्लाई बढ़ा दी गई है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए नासिक में 2 दिन से बारिश हो रही है और इस वजह से तस्वीरें देखिए, बारिश से जो बांध है वो लबालब भर गया है और इस वजह से बांध के लबालब भरने से बिजली और पानी की सप्लाई को भी बढ़ा दिया गया है। नासिक में भारी बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में भी पानी भर गया है। सड़कों पर, दुकानों में, घरों में पानी भर गया है। शहर के सराफा बाजार, दही पुल, सरकारवाड़ा इलाकों में कमर तक पानी भर गया है। तस्वीरें आपके सामने। सड़कों पर पानी भरने से नगर निगम की तैयारियों के झूठे दावे भी सामने आ गए हैं। तो नासिक में 2 दिन से बारिश के चलते सड़कें लबालब भर गई हैं और ऐसे में नगर निगम ने जो भी दावे मानसून को लेकर किए थे उन सभी दावों की पोल खुलती नजर आ रही है।
तो देखिए नासिक के ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से बांध में लबालब पानी भर गया और इस लबालब पानी के भरने से कम बिजली की सप्लाई बढ़ा दी गई है। तो ये लोगों के लिए अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से सड़कों पर हर तरफ पानी भर गया है, यातायात का चलना मुश्किल है, आम लोगों के लिए भी कई जगहों पर कमर तक पानी भर गया है। और ऐसे में प्रशासन ने आखिर मानसून से पहले क्या कोई इंतजाम नहीं किए, इसको लेकर सवाल जरूर उठेगा। उधर गुजरात के अमरेली में कुछ ही घंटों में इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि सड़कों पर पानी भर गया। कई जगह गाड़ियां भी पानी में डूबी नजर आई। सड़कों पर पानी की तेज धार देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सड़कें नहरों में तब्दील हो गई हैं। तस्वीरें गुजरात के अमरेली की, और जिस तरह से मानसून ने यहाँ पर दस्तक दी है और मूसलाधार बारिश के बाद कुछ ही घंटों की बारिश में हर तरफ पानी ही पानी। सड़कें आपको दिखाई नहीं देंगी क्योंकि सड़कें जलमग्न हो गई हैं। गुजरात के अमरेली की ये तस्वीरें। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से अमरेली में कुछ ही घंटों की बारिश और इसने गुजरात के अमरेली वासियों के लिए मुश्किलों को बढ़ा दिया है, क्योंकि आपकी जहां तक नजर जाएगी आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। घर, दुकानें, सबके आसपास पानी है। और ऐसे में सोचिए कि आखिर लोग किस तरह से बाहर निकले, हर तरफ पानी ही पानी। गुजरात के अमरेली में भारी बारिश की वजह से गांव के इलाकों में सबसे ज्यादा असर पड़ा है। अमरेली का कामनाथ सरोवर पानी से लबालब भर गया। हालांकि अमरेली में कई जगह बाढ़ की वजह से लोगों के लिए मुश्किलें पैदा होने लगी हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि अच्छी बारिश होने से पीने के पानी की समस्या से निजात पाने में आसानी होगी। कुछ घंटों की ये बारिश और आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से कामनाथ सरोवर जो है वो ओवरफ्लो हुआ। हालांकि इसके दो अच्छे पहलू ये हैं कि एक तो क्योंकि बांध लबालब भरा है तो उस वजह से बिजली की सप्लाई ज़्यादा हो सकती है, और इसके साथ ही लोगों के घरों में पानी की कमी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन नदी नाले सभी उफान पर, और इस वजह से सड़कें भी हर तरफ लबालब पानी से भरी हुई नजर आ रही हैं। और कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन के जो दावे हैं उनकी पोल खुलती भी नजर आ रही है। गुजरात के अमरेली में भारी बारिश की वजह से तरसिंगड़ा नदी में उफान आ गया है। अचानक आए तेज बहाव में एक गाय भी फंस गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस लाल घेरे के भीतर ये गाय जो कि फंस गई। इलाके के लोगों ने इस गाय को बहाव से निकालने की कोशिश की और लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद इस गाय को पानी के तेज बहाव से निकालने में कामयाबी मिली। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं गुजरात के अमरेली की कि आखिर किस तरह से एक गाय पानी के वेग में फंस गई और फिर लोगों ने जैसे तैसे करके इस गाय को निकालने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से इस गाय को बाहर निकाला गया है। किनारे पर खड़े हुए लोगों को आप देख रहे हैं, और देखिए किस तरह से बेजुबान जानवर भी इस बारिश का शिकार हुए हैं। इतना पानी है हर तरफ कि ये गाय भी बेचारी पानी में फंस गई, और फिर लोगों ने जैसे तैसे करके सूझबूझ और समझदारी के साथ इस गाय को इस पानी से सुरक्षित बाहर निकाला। गुजरात के गिर सोमनाथ में 3 घंटे में ही 5 इंच बारिश हो गई। इससे नदी नाले उफान पर आ गए। बारिश से शाही नदी में तेज बहाव आ गया। अचानक हुई भारी बारिश से गिर के जंगल में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं गुजरात के गिर सोमनाथ की, और पानी का वेग देखिए। इतनी भारी मात्रा में यहाँ पर बारिश हुई है कि गिर के जंगल में कई जगहों पर पानी भर गया। बारिश से नदी में तेज बहाव और उसके चलते इस तरह की तस्वीरें गुजरात के गिर सोमनाथ से आई। गिर के जंगल में कई जगहों पर पानी भर गया है, और जैसा कि हमने आपको बताया कि गुजरात के गिर सोमनाथ में 3 घंटे में ही 5 इंच बारिश हो गई। इससे नदी नाले उफान पर आ गए। बारिश से शाही नदी में तेज बहाव आ गया। अचानक हुई भारी बारिश से गिर के जंगल में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। गुजरात के गिर सोमनाथ की तस्वीरें 3 घंटे में 5 इंच बारिश हुई है, और यही वजह है कि हर तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। बारिश से नदी में तेज बहाव और इसके चलते हर तरफ पानी से भरे हुए इलाके। अचानक हुई भारी बारिश से गिर के जंगल में
बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। गिर सोमनाथ में मानसून की शुरुआत में ही द्रोणेश्वर बांध ओवरफ्लो हो गया। गिर इलाके में भारी बारिश के चलते बांध ओवरफ्लो हो गया है। इससे आसपास के 15 गांव के लिए पीने के पानी की समस्या खत्म होने का दावा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बांध भरने से पानी की समस्या खत्म होने का भी दावा किया जा रहा है। तस्वीरें गुजरात के गिर सोमनाथ की ही हैं। गिर सोमनाथ में मानसून की शुरुआत ही हुई है और शुरुआत में ही द्रोणेश्वर बांध ओवरफ्लो हो गया। गिर इलाके में भारी बारिश के चलते बांध ओवरफ्लो हो गया। इससे आसपास के 15 गांव के लिए पीने के पानी की समस्या खत्म होने का दावा किया गया है। अगले 5 दिनों में डे 1 में गुजरात रीजन में फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल मिलेगा एंड सौराष्ट्र कच्छ में भी फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल मिलेगा। डे 2 एंड डे 3 गुजरात रीजन में स्कैटर्ड रेनफॉल रहेगा, सौराष्ट्र कच्छ में भी स्कैटर्ड रेनफॉल रहेगा एंड 4-5 में रेनफॉल बढ़ेगा। 18-19 तारीख को रेनफॉल बढ़ेगा बोथ साउथ गुजरात रीजन एंड सौराष्ट्र कोस्टल सौराष्ट्र बोल सकते हैं। गुजरात रीजन में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एट आइसोलेटेड प्लेसेस में वार्निंग है। मध्य प्रदेश के सिवनी में बारिश की वजह से खुले में रखा सैकड़ों क्विंटल अनाज बर्बाद हो गया। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये अनाज खुले में रखा था और इसे सिर्फ प्लास्टिक की एक शीट से ढका गया था। मंडी में रखी सैकड़ों बोरियों का अनाज सड़ गया और अब अफसर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। तो सैकड़ों क्विंटल अनाज मध्य प्रदेश के सिवनी में किस तरह से बर्बाद हुआ है उसकी तस्वीरें आपके सामने। और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि अधिकारियों ने लापरवाही दिखाई। बारिश की वजह से खुले में रखा हुआ सैकड़ों क्विंटल का ये अनाज सड़ गया, जो जाने कितने गरीबों का पेट भर सकता था। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये अनाज खुले में रखा था, इसे सिर्फ प्लास्टिक की एक शीट से ढका गया था। मंडी में रखी सैकड़ों बोरियों का अनाज सड़ गया और अब अफसर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ओडिशा के कई इलाकों में तेज आंधी के साथ भारी बारिश हुई है। केंद्रापड़ा के राजनगर इलाके में तेज बवंडर की वजह से 3 गांवों में भारी नुकसान हुआ। 15 मिनट तक चली तेज हवाओं ने इलाके में बसी झुकी झोपड़ियों को तहस नहस कर दिया। बवंडर की इन तस्वीरों को वहां मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। तस्वीरें ओडिशा की केंद्रापड़ा की आप देख रहे हैं और लाल घेरे में आप देख सकते हैं हवा किस तरह से एक वेग बनाती हुई नजर आ रही है। ये दरअसल बवंडर की तस्वीरें हैं और इसके बाद उस इलाके का हाल देखिए। बवंडर की इन तस्वीरों को वहां मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, लेकिन इस बवंडर ने वहां की झोपड़ियों को तहस नहस करके रख दिया। ओडिशा का केंद्रपड़ा इलाका है। ओडिशा के कई इलाकों में तेज आंधी के साथ भारी बारिश भी हुई और केंद्रपड़ा के राजनगर इलाके में तेज बवंडर की वजह से 3 गांवों में भारी नुकसान हुआ है। 15 मिनट तक चली तेज हवाओं ने इलाके में बसी झुकी झोपड़ियों को तहस नहस कर दिया। बवंडर की तस्वीरों को वहां मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन इसके साथ ही जो स्थानीय वासी हैं वहां के, उनकी झुकी झोपड़ियों को, उनके घरों को खासा नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र के जलगांव में अचानक हुई तेज बारिश की वजह से कई जगह पानी भर गया है। बारिश का पानी शहर के डॉक्टर उल्हास पाटिल मेडिकल कॉलेज में भी भर गया। अस्पताल में पानी भरने से वहां भर्ती मरीजों के साथ डॉक्टर और दूसरे मेडिकल स्टाफ को भी काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। तो महाराष्ट्र के जलगांव के अस्पताल के भीतर की आप तस्वीरें देख रहे हैं और देखिए किस तरह से अस्पताल के अंदर तक हर तरफ पानी ही पानी भर गया। इस तरह से लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। चीज़ें तैरती हुई नजर आ रही हैं वहाँ पर। देखिए किस तरह से जो पेशेंट्स हैं वो स्ट्रेचर पर लेटे हैं और स्ट्रेचर के नीचे पानी ही पानी है, क्योंकि अस्पताल के भीतर हर तरफ पानी भर गया। तेज़ बारिश की वजह से कई जगह पानी भरा और बारिश का पानी महाराष्ट्र के जलगांव के डॉक्टर उल्हास पाटिल मेडिकल कॉलेज के अंदर भी घुस गया। अस्पताल में पानी भरने से वहाँ भर्ती मरीजों के साथ डॉक्टर और दूसरे मेडिकल स्टाफ को भी काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी है। बढ़ते हैं आगे। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में घमासान मच गया है। कंगना रनौत, शेखर कपूर, रवीना टंडन और विवेक ओबेरॉय समेत कई लोगों ने सुशांत की खुदकुशी के बाद फिल्म इंडस्ट्री की एक लॉबी की तरफ इशारा किया है और सवाल उठाए हैं। कंगना रनौत ने तो सुशांत की मौत को आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या करार दिया है।
वहीं शेखर कपूर और रवीना टंडन समेत दूसरे लोगों ने भी आरोप लगाया कि फिल्म इंडस्ट्री में तमाम कलाकारों के साथ भेदभाव किया जाता है। और इस बीच निर्देशक अभिनव कश्यप ने भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच की मांग करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि एक बड़े प्रोडक्शन हाउस ने शायद उसे ये कदम उठाने के लिए मजबूर किया। इस मामले की जांच होनी चाहिए। इस तरह की एजेंसी आर्टिस्ट का करियर बनाती नहीं बल्कि बिगाड़ती है। मैंने खुद ऐसा लंबे समय तक महसूस किया है। ये एजेंसी आर्टिस्ट को साइन करने के बाद खूब मनमानी करती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरा उत्पीड़न किया जाता था। वो मेरे करियर तक को कंट्रोल करना चाहते थे। मुझे नेगेटिव बताकर मेरी पब्लिसिटी की गई। मेरी निजी जिंदगी में उथल पुथल हुई। मामला यही नहीं रुका, मुझे अलग अलग नंबर से धमकी भी दी गई। तब मैंने पुलिस में शिकायत की थी। सुशांत के बाद अब इन लोगों का नाम उजागर करना जरूरी है जो अपनी मनमानी कर कलाकारों के साथ ऐसा सुलूक करते हैं। हमारे साथ इसी खबर पर हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़ गए हैं। अभिषेक, निर्देशक कश्यप जिस तरह की बातें कर रहे हैं उसको किस तरह से देखा जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक शख्स नहीं है। अब 3-4 ऐसे लोग हैं कंगना रनौत समेत जो खुलकर सामने आए हैं और एक विशेष प्रोडक्शन हाउस की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि उस प्रोडक्शन हाउस ने एक तरह से इंडस्ट्री के भीतर 2 गुट बना दिए हैं। एक गुट ऐसा है जो प्रिविलेज्ड है और एक ऐसा है जिनको आउटसाइडर्स करार दिया जाता है। बिल्कुल, जिस तरीके से पहले सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड करना और उसके बाद कंगना रनौत का बोलना और शेखर कपूर का ट्वीट करना, कहीं न कहीं कई सारी चीज़ें कल साफ कर दिया था। आज एक के बाद एक कलाकार जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, कहीं न कहीं ये साफ है कि फिल्म इंडस्ट्री में जैसा दिखता है वैसा कुछ भी नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा धड़ा है जो कि नए एक्टर एक्ट्रेसेस जो उनकी बात नहीं मानते हैं उनको किस तरीके से दबाव बनाया जाता है, उनकी फिल्म इंडस्ट्री में बदनामी की जाती है। और शायद यही वजह थी क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का जो पिछले 6 महीने का पूरा हिस्ट्री देखे तो उनके पास 7 फिल्में साइन थी, जो सूत्र बता रहे हैं। 7 की 7 फिल्में अचानक उनसे रिमूव कर ली गई, निकाल ली गई। यानी साफ है कि इसके बाद उनका डिप्रेशन में जाना लाजमी था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जिस तरीके की चीज़ें सुशांत सिंह राजपूत के साथ हो रही थी, खासकर फिल्म इंडस्ट्री के भीतर, वो कहीं न कहीं उन्हें मानसिक दबाव ने भी बहुत साफ कर दिया। गृहमंत्री ने कहा है कि प्रोफेशनल राइवलरी का जो एंगल जो बार बार आ रहा है, जिसका जिक्र खुद इंडस्ट्री के कुछ लोग कर रहे हैं, उस एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। और इस बीच रवीना टंडन ने ट्वीट कर फिल्म जगत में कैंप होने का इशारा किया। उन्होंने लिखा, इंडस्ट्री में मीन गर्ल गैंग मौजूद है, कैंप मौजूद है, मजाक उड़ाया जाता है, फिल्मों से निकाल दिया जाता है। हीरो, उनकी गर्लफ्रेंड, चमचे पत्रकार और करियर बर्बाद करने वाली उनकी झूठी कहानियां भी हैं। कई बार करियर बर्बाद किए गए हैं। इंडस्ट्री में बने रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है, जिसमें कुछ सफल होते हैं और कुछ नहीं। उन्होंने आगे लिखा है, मुझे अपनी इंडस्ट्री से प्यार है, लेकिन हाँ, यहाँ दबाव काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ अच्छे लोग हैं और ऐसे लोग भी हैं जो गंदा खेल खेलते हैं। यहाँ हर तरह के लोग हैं, लेकिन ये दुनिया भी तो ऐसी ही है। रवीना टंडन के अलावा अभिनेता विवेक ओबेरॉय कल सुशांत सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल हुए और इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, इस इंडस्ट्री में उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। वो बहुत कठिनाई के दौर से गुजरे, उन्हें अकेलेपन का एहसास हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि सुसाइड इसका हल नहीं है। अब वक्त है कि इस इंडस्ट्री में बदलाव आए। लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री परिवार है, जबकि ऐसा है नहीं। यहाँ आप पावर के दम पर मनमानी करने वालों को रोकना होगा। कलाकार इस इंडस्ट्री में सुरक्षित महसूस करे, उसके काम की सराहना हो, ये माहौल होना चाहिए। और इससे पहले कल अभिनेत्री कंगना रनौत ने यह आरोप लगाया था कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को अपनी फिल्मों से निकाल दिया था, जिससे वो दबाव में थे। कंगना ने सुशांत की खुदकुशी को प्लान करके की गई हत्या बताया। प्लीज मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई न्यूरोटिक है, एडिक्ट है कि एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है,
वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। इस बीच फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर शेखर कपूर ने ट्वीट किया और लिखा, मुझे पता है जिस दर्द से तुम गुजरे हो, मुझे पता है कि जिस तरह से लोगों ने तुम्हें बुरी तरह से नीचा दिखाया, मुझे लगता है कि मुझे पिछले 6 महीने में तुम्हारे आसपास होना चाहिए था। काश तुमने मुझे पुकारा होता। जो तुम्हारे साथ हुआ वो उनका कर्म था, तुम्हारा नहीं। और इस बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का भी बयान सामने आया है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस मामले पर एक ट्वीट भी किया है, जिसमें लिखा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत ने फांसी लगाकर खुदकुशी की, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में प्रोफेशनल राइवलरी यानी कि फिल्मी करियर में कुछ लोगों से खींचतान की वजह से तनाव का जिक्र है। इसीलिए मुंबई पुलिस इस एंगल से भी इस मामले की जांच करेगी। गृह मंत्री के इस ट्वीट से साफ हो गया कि मुंबई पुलिस सुशांत की खुदकुशी के मामले में फिल्म उद्योग से जुड़े कुछ और लोगों से पूछताछ कर सकती है। मीडिया के द्वारा जो बात सामने आ रही है कि फिल्म इंडस्ट्री के बिजनेस राइवलरी के कारण इन्होंने आत्महत्या की है, ये एंगल की भी जांच पुलिस विभाग करेगा। अगली खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल ने आज फिर बड़ी कामयाबी हासिल की है और 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। शोपियां जिले में पिछले 10 दिन में 17 आतंकी ढेर हो चुके हैं, जबकि अगर दक्षिण कश्मीर की बात की जाए तो ये संख्या 20 पहुंच चुकी है। आज मारे गए आतंकियों में हिज़्ब का एक जिला कमांडर भी शामिल है। तो सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों की ये बड़ी कामयाबी और जम्मू कश्मीर के शोपियां में 3 आतंकवादी ढेर हुए हैं। बड़ी बात यह है कि 10 दिन के भीतर ही 17 आतंकियों का सफाया कर दिया गया है। शोपियां जिले में पिछले 10 दिन में 17 आतंकी ढेर हो चुके हैं, जबकि अगर दक्षिण कश्मीर की बात की जाए तो ये संख्या 20 पहुंच चुकी है। आज मारे गए आतंकियों में हिज़्ब का एक जिला कमांडर भी शामिल है। शोपियां में 3 आतंकवादी ढेर किए गए, हिज़्ब का मारा गया आतंकी भी इसमें शामिल है। और बड़ी बात यह है कि लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है। पिछले 10 दिन में 17 आतंकवादी ढेर हुए हैं और इसके साथ ही सेना का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए शोपियां में एक बार फिर से 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। हमारे साथ इस खबर पर संवाददाता रिफत जुड़ गए हैं। रिफत, सुरक्षा बलों की कितनी बड़ी कामयाबी माना जाए? देखिए नेहा, जिस तरीके से आपने कहा कि लगातार एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस हो रहे हैं कश्मीर घाटी में, खासतौर से साउथ कश्मीर में, तो ऐसे में अभी तक 10 दिनों में 19 मिलिटेंट मारे गए हैं साउथ कश्मीर में और शुपाया डिस्ट्रिक्ट में 17 मिलिटेंट मारे गए हैं। कुल मिला के 5 एनकाउंटर हो गए और उसमें से 4 एनकाउंटर जो है शुपाया में हुए हैं। और शुपाया में जो आज एनकाउंटर हुआ ये तर्कवांगन गाँव है शुपाया में, जहाँ पे 3 मिलिटेंट मारे गए और तीनों का ताल्लुक HM से बताया जा रहा है, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट कमांडर जुबैर भी बताया जा रहा है। तो कुल मिला के अभी तक जिस तरीके से मैंने कहा कि 19 मिलिटेंट मारे गए हैं पिछले 10 दिनों में, तो उसमें सभी मिलिटेंट जो है हिजबुल मुजाहिदीन के बताए जा रहे हैं। तो इससे पहले भी जितने सारे एनकाउंटर्स हुए हैं, तो कुल मिला के अभी तक 94 मिलिटेंट यानी 94 जो है तादाद मिलिटेंटों की है, जो 1 जनवरी से लेके आज तक अलग अलग एनकाउंटर्स में मारे गए हैं। काफी जगहों पे एनकाउंटर्स सर्च ऑपरेशंस हो जाते हैं, क्योंकि कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन तब होता है जब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है पुलिस या आर्मी या CRPF को, और उसके बाद कॉर्डन होता है और एनकाउंटर होता है। अभी तक कुल मिला के जिस तरीके से कहा आपने 10 दिनों में 19 मिलिटेंट मारे गए हैं साउथ कश्मीर में। शुक्रिया रिफत आपका इस जानकारी के लिए। इस बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर तोड़ा है। जम्मू कश्मीर के तंगधार सेक्टर में आज सुबह पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है। पाकिस्तान ने LOC पर मोर्टार और दूसरे हथियारों का भी इस्तेमाल किया। भारतीय सेना की ओर से इस फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। तो भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। तंगधार सेक्टर में पाकिस्तान ने फायरिंग की है और इस तरह से पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। और इसी क्रम में जम्मू कश्मीर के तंगधार सेक्टर में आज सुबह पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई। हालांकि इस फायरिंग का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने PM मोदी को खत लिखकर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर विरोध जताया है। सोनिया ने खत लिखकर पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम वापस लेने की मांग की है। सोनिया गांधी ने कोरोना संकट के समय करीब 10 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाने पर सवाल उठाए हैं। सोनिया गांधी ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने को संवेदनहीन फैसला बताया है।
हमारे साथ इस खबर पर संवाददाता अरुण सिंह जुड़ गए हैं। अरुण, किस तरह से देखा जाए, जैसे सोनिया गांधी लगातार पिछले 10 दिन से जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधती हुई? देखिए, निश्चित रूप से कोविड-19 के चलते देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों के हाथ में जो पैसा है वो कम हुआ है, अर्थव्यवस्था भी मुश्किल में पड़ी है। और इस बीच अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो सोनिया गांधी ने ये प्रधानमंत्री को खत लिख के कहा है कि पहले से ही परेशान और मुश्किलों से घिरी जनता को ये लगातार और परेशान करेगा, उनके कंधे पर बोझ डालेगा। और इसलिए उन्होंने मांग की है प्रधानमंत्री से कि पिछले कुछ दिनों में जो हाल में ही पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ाए गए एक्साइज ड्यूटी के नाम पर, और उनको तुरंत वापस लिया जाए। साथ ही साथ सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि सरकार अपना खजाना एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके किसी तरह से भरने की कोशिश कर रही है और यह अनुमान है कि लगभग 2,60,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सरकार करना चाहती है। तो उन्होंने मांग की है कि इसको तुरंत वापस लिया जाए, क्योंकि लोग परेशान हैं, लोग मुश्किल में हैं, डिस्ट्रेस में हैं, पहले से ही कोविड के चलते, रोजगार के चलते, जो उनको वेजेस नहीं मिल पा रहे उसके चलते, और अर्थव्यवस्था की बुरी हालत के चलते। और ऐसे में बता रहे हैं कि इसी तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए अब विपक्ष की तरफ से सोनिया गांधी जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से चिट्ठी लिखकर सरकार को इस पर सवाल उठाती हुई। इस बीच पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा लगातार जारी है और आज लगातार 10वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। आज पेट्रोल 47 पैसे जबकि डीजल 57 पैसे महंगा हो गया है। इसके साथ ही 10 दिन में पेट्रोल 5 रुपए 47 पैसे जबकि डीजल 5 रुपए 80 पैसे महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 76 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर हैं, जबकि मुंबई में पेट्रोल आज 83 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर में बिक रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल लगातार जारी है। आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल है। मैं तस्वीरें अगर आपको दिखाना चाहूं तो पेट्रोल में 45 पैसे की आज बढ़ोतरी है, वहीं डीजल में 54 पैसे की बढ़ोतरी है। आज पेट्रोल के दाम 83 रुपये 56 पैसे हैं और वहीं डीजल के दाम की बात करें तो 73.69 जो करीब 54 पैसे की बढ़ोतरी है। लगातार पिछले कुछ दिनों से मुंबई सहित महाराष्ट्र भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। लगातार जिस तरह से बिना किसी इंफॉर्मेशन के जिस तरह से लगातार बढ़ोतरी हो रहा है तो लोगों पर तो काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, ट्रैवलिंग में सब कुछ हो रही है। अभी लॉकडाउन है, आदमी कुछ कमा है रहा ही नहीं है, थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही, सब पे ही पड़ रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसको कुछ कर नहीं सकते हम लोग। वहीं गुजरात सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत 2 रुपए प्रति लीटर और बढ़ा दी है। इसके बाद गुजरात में आज से पेट्रोल 74 रुपए 32 पैसे जबकि डीजल 72 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। हालांकि तकनीकी कारणों से इंडियन ऑयल ने पेट्रोल डीजल की कीमत 2 रुपए प्रति लीटर नहीं बढ़ाई है, तो गुजरात में पेट्रोल और डीजल के दाम और ज्यादा बढ़ गए हैं। पेट्रोल और डीजल गुजरात में 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। दिल्ली से नोएडा बॉर्डर पर गाड़ियों का लंबा जाम लगा है। यूपी पुलिस दिल्ली से नोएडा सिर्फ उन गाड़ियों को आने की इजाजत दे रही है जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं और जिनके पास उत्तर प्रदेश आने का पास है, और इसके चलते दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर डीएनडी पर और यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यूपी पुलिस सख्त है। यहां पर लगातार चेकिंग चल रही है। यूपी के जो बॉर्डर्स हैं, चाहे वो यहां पर डीएनडी हो, कालिंदी कुंज हो, गौतम बुद्ध नगर मूर्ति हो या फिर NH-24 हो, हर जगह इस तरीके से सख्त चेकिंग कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। और जिन लोगों के पास है मूवमेंट पास या फिर कोविड-19 एसेंशियल सर्विसेज के पास है, केवल उन्हीं लोगों को नोएडा में दाखिल होने दिया जा रहा है। और अब देख सकते हैं कि सुबह का समय है, काफी लोग जो हैं अपने घरों से दफ्तर जाने के लिए निकल रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर एक लंबा क्यू आप देख सकते हैं, लंबा जैम आप यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ियों का। और इस तरीके से जो लोग नोएडा में दाखिल होना चाह रहे हैं वो अपना पासेस वगैरह दिखा रहे हैं, यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और तभी उन्हें पूरी तरीके से जब नोएडा पुलिस संतुष्ट हो जाती है तो जैसे कि ये इन शख्स के पास नहीं है, इन्हें यूटर्न लेने के लिए कहा गया। आपके पास नहीं है? नहीं। कहाँ जाना है आपको? दादरी रोड में। गाजियाबाद जाना? दादरी रोड। तो इस शख्स के पास नहीं था तो लिहाजा ये यूटर्न लेने के लिए इन्हें कहा गया है।